सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ, उस विषय का नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं लैंगिक संवेदनशीलता। यह जो विषय है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, टीचर एजुकेशन में आप चाहे डीएड का सिलेबस, डीएलएड का सिलेबस लें, चाहे बीएड, एमएड, किसी भी स्तर पर हो आप, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर के हमारा बहुत डिस्कशन होता है। अन्य विषयों में भी इसकी उपयोगिता है, तो यह विषय आपके काम आएगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा विषय जेंडर सेंसिटाइजेशन। पहले हम बात करते हैं जेंडर की, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं, एक है जेंडर और एक है सेंसिटाइजेशन। तो पहले हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर क्या होता है? तो मूलतः हम देखते हैं कि अ, हमारे समाज में जब हम फॉर्म वगैरह जैसे हम लोग भरते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर जेंडर का कॉलम एक रहता है। और समाज में मुख्य तौर पे 2 तरह के हमें जेंडर देखने को मिलते हैं, स्त्री और पुरुष, मुख्य तौर पे। तो जेंडर की जो परिभाषा डब्ल्यूएचओ ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन, such as norms, roles, and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed. अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि जो इन्होंने जेंडर के लिए कहा वो क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये होता है कि समाज में जो निर्माण किया गया है, जो समाज द्वारा निर्मित है, ऐसी विशेषताएं जो कि स्त्रियों और पुरुषों की हैं। अब वो कैसी विशेषताएं हो सकती हैं? वो कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ मानक हो सकते हैं, उनकी भूमिका हो सकती है, उनके रिलेशनशिप अर्थात संबंध हो सकते हैं, उनके आपस में हो सकते हैं या विद इन वुमेन के आपस में या मेन के आपस में, समूह में हो सकते हैं। और ये जो है जो उनका रोल है, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, ये सोसाइटी टू सोसाइटी है, यानी समाज दर समाज, ये चेंज भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पे जो हमारे सामने जेंडर लिंग देखने को मिलता है वो स्त्री और पुरुष का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेंसिटाइजेशन की तरफ। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो शब्द है संवेदना से उत्पन्न है। संवेदना जो हमारी है वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमारे संवेगों से संबंधित है। हमारे संवेग जैसे हंसना, रोना, अ, चिल्लाना, गुस्सा करना, इस तरह से खुशी, गम, ये हमारी जो संवेदनाएं हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्हीं संवेदनाओं से जुड़ा है सेंसिटाइज शब्द, यानी संवेदना की बात कर रहे हैं हम, शीलता की ओर जा रहे हैं। तो सेंसिटाइज करना क्या होता है कि टू मेक समवन फेमिलियर विद समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन, कि हम किसी को इतना फेमिलियर कर देते हैं किसी चीज को लेकर के कि वो मेक आउट कर पाता है इजीली कि अब ये बैड सिचुएशन हो गई है, बुरी सिचुएशन हो गई है, या एक समस्या हो गई है ये, तो अब मुझे इसके लिए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के टर्म्स में हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हाईली सेंसिटिव टू स्पेसिफिक इवेंट्स। कोई स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जो कि बेसिकली इमोशनल इवेंट्स या सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसमें उसके प्रति सेंसिटिव होना, जैसे मैंने अभी जो सेंसिटाइज होने की बात कर रही हूं मैं, हाईली सेंसिटिव होना, कि उसके प्रति हम अपनी अनुक्रिया कर पाए, अपनी प्रतिक्रिया दे पाए, तो इस ये है सेंसिटाइजेशन। तो दो शब्द हमारे सामने आए, जेंडर सेंसिटाइजेशन, लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक लिंग से संबंधित है, स्त्री पुरुष इत्यादि, और
जो सेंसिटाइजेशन है वो संवेदनशीलता से संबंधित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेदना से संबंधित है, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है, या इमोशनल हमारे जो बिहेवियर है, जो हमारी थिंकिंग है, उससे संबंधित है। आगे चलते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी क्या है? Being aware about the need of equality between men and women in the implementation of different policies. हमारे सरकार विभिन्न नीतियां बनाती है, विभिन्न पॉलिसीज हमारी सरकार बनाती है, तो इसमें मेन और वुमेन, जो जेंडर की बात हो रही है, इनके बीच में इक्वालिटी, एक समानता की आवश्यकता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम उसके प्रति जागरूक हों कि कहीं पर भी दोनों में भेदभाव ना हो। जो अवसर एक पुरुष को मिल रहे हैं, वैसे ही अवसर स्त्री को भी मिलने चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। तो ये जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में कहा गया। आगे देखते हैं, हम अगर बात करें जेंडर स्टैटिस्टिक्स की, इंडिया में, भारत में जो जेंडर स्टैटिस्टिक्स है, जो लिंग को लेकर के हम डेटा देखते हैं, सांख्यिकी देखते हैं, तो मेन और वुमेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2020 में जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका जो सेक्स रेशियो है इंडिया में, मेल का 108.18 है, जबकि फीमेल 100 है, मतलब 100 पर 108.18 मेल। फिर अगर हम इसी को आगे देखें कि कितने हैं ये टोटल, इनकी संख्या कितनी है, तो हमारे यहाँ पर जो मेल है वो है 717.10 मिलियन मेल है, जो पुरुष हैं, और ये बहुत अधिक है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल की संख्या बहुत कम है, देखेंगे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 662.90 मिलियन फीमेल्स हैं। तो कितना इनमें वेरिएशन है, डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर हम एक ये बात करें कि स्त्री, देखिए, जो एक संबंध स्त्री और पुरुष के मध्य स्थापित होता है, कम से कम एक, मतलब एक पुरुष को शादी करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है, एक लड़की की आवश्यकता है। यहाँ संख्या ही पूरी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों का अभाव है, लड़कियों की कमी है। फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन जो है, हम देखेंगे 48.04% है, और वहीं मेल की पॉपुलेशन की 51.96% है। तो अगर हम इसकी और स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं, तो 201 कंट्रीज और टेरिटरीज में अगर हम देखें तो भारत का स्थान जो है 189th पोजीशन पर है, वो फीमेल टू मेल रेशियो में। और अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो 51 कंट्रीज और टेरिटरीज में भारत का स्थान 42 है। तो ये स्थिति है हमारे भारत में, जो जेंडर को लेकर के, स्त्री पुरुष को लेकर के, ये स्थिति जो है ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब दोनों में समानता नहीं है तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और ये असंतुलन जो है समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो देखते हैं कि हमारे भारत में, या कहीं पर भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हमारे भारत में जेंडर इनइक्वालिटी कहीं भी है, तो वो कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह से हम ये देख सकते हैं, हर एरिया में देख सकते हैं हम मेन और वुमेन के बीच में जो ये डिफरेंस, जो इनइक्वालिटी है, उनको पूरी सुविधाएं ही नहीं मिल पाती है। आप अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी सरकारें पॉलिसीज नहीं लेकर आती हैं, लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं जो आज की स्थिति है कि सब तक वो योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। हमारी सरकार ने एक मेडिकल में, मैंने आयुष करके एक स्कीम है, वो स्कीम भी वो गरीब लोगों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको मेडिकल की सुविधाएं प्राप्त हों। तो ये ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचती ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाती है, अवेयरनेस की कमी हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि
सरकार प्रयास भी करती है और वो प्रयास जो है जहाँ तक पहुँचना चाहिए, वहाँ तक तो नहीं पहुँच रहा, लेकिन कई लोग ऐसे ज़रूर आ जाते हैं उनमें जो अपना बेनिफिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। सफिशिएंट है, लेकिन उनके पास सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन उन्हें पता है अरे! ये फैसिलिटी मिल रही है, तो हमें मिल सकती है ना, ठीक है, हम इसको अवेल कर लेते हैं। चाहे वो फाइनेंशियली भी बहुत साउंड हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे अरे! मिल रहा है तो क्यों ना लें हम। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, पूरी तरह से अभी समानता हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम लिटरेसी की बात करें, शिक्षा जो कि एक बैकबोन है हमारी अ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। तो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में इंडिया का जो सेंसस है 2011 का हम उठा के देखें, तो फीमेल 65.46% है, जबकि मेल 82.14% है। और इसी की ही हम अपने ही भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में ही आप आ जाइए केरला की तरफ, तो जो वहाँ पे इफेक्टिव लिटरेसी रेट है 93.91% है, सेंसस 2011 के हिसाब से। और वहाँ पर मेन का 96.02% है, तो फीमेल जो है 91.98% है। तो आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज लिटरेसी का बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर हम उसको कम से कम में आके तो राजस्थान में वही गिर के 57.6% हो जाता है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, क्योंकि हम लोग शिक्षण जगत से जुड़े हुए हैं लोग हैं, हम शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा का प्रचार-प्रसार तो कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें ये भी देख रहे हैं कि सभी लड़कियों के लिए शिक्षा उपलब्ध हो पाए, सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के समान अवसर मिल पाएँ? तो ये भी बीइंग अ टीचर एक हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये विषय इतना संवेदनशील है। एक टीचर के रूप में हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं जेंडर इश्यूज की तरफ। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो जेंडर इश्यूज बहुत हैं, बहुत देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पे तो आप बहुत कम देख पा रहे हैं। पहला जो मैंने मेन लिया है इसमें, पहली बात आती है रेप की, जो आम हो चुका है। न्यूज़पेपर में आए दिन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ में हम सुनते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि कि मतलब जो लड़कियाँ हैं उनके, जो बड़ी लड़कियाँ हैं, जो यंग हैं, उनके साथ ही हो रहा है। बच्चे भी आज सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ, इवन लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। जेंडर की बात वहाँ भी आ रही है। मैं सिर्फ लड़कियों की पैरवी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं जेंडर इश्यूज़ को उठा रही हूँ। तो ये समस्या लड़कों के साथ भी है। बचपन में जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो हम देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट भी है, जो हम एज़ अ टीचर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम अवेयर होंगे तो हम बच्चे को सही अ, मार्गदर्शन कर सकते हैं उसका, हम उसे न्याय दिला सकते हैं। तो रेप की समस्या बहुत आम हो गई है। हमें उसके लिए आवाज़ उठानी है। भई अब देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 16 दिसंबर का जो है निर्भया कांड, आज तक हमारे कानों में उसकी गूंज बार-बार उठती है, बार-बार उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसाफ के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं या सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे समाज में जागरूकता की आवश्यकता भी है। हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक पैट्रियार्की जो चली आ रही है, पितृसत्ता जो चली आ रही है, कहीं मेल को भी लगता है कि हम सुपीरियर हैं। हमारी ही जो बात है वो फीमेल को माननी चाहिए। हम सुपीरियर हैं, हम समाज को चलाने वाले हैं, हम परिवार को चलाने वाले हैं। तो ये जो एक धारणा चली आ रही है पुरुष सत्तात्मक इस समाज में, उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है।
क्योंकि जब तक एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति ना समझ करके कोई वस्तु समझेगा, कोई स्त्री के रूप में उसे लेगा, उपभोग की वस्तु के रूप में उसे समझेगा, तो फिर वो न्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वह अहंकार की भावना तो रहेगी ही रहेगी। अब चाहे आप एसिड अटैक पे आ जाइए, तो एसिड अटैक की समस्या भी हमारे सामने देखने को मिलती है। अ, कहीं आपने ये एडोलसेंट्स में ज़्यादा हम देख पाते हैं कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़के को किसी लड़की ने मना कर दिया है, तो वो उसको अपनी तौहीन समझता है। वो समझता है, अरे इसने मुझे कैसे मना कर दिया? ये है कौन मुझे मना करने वाली? मैं सुपीरियर हूँ, बिकॉज़ हमारा जो सोसाइटी है, वो ऐसे ही चला आ रहा है पहले से कि कई आज भी अ, कई ऐसे समाज में लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो स्त्री है वो स्वतंत्र है ही नहीं। इसके लिए मनुस्मृति में एक श्लोक भी कहा गया है जिसका अर्थ मैं आपको बताऊँ। उसमें ये कहा था कि जो स्त्री है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। स्त्री जब वो छोटी होती है तो पिता के अधीन होती है, जब बड़ी होती है तो पति के अधीन होती है, और जब वो बुढ़ापे की ओर जाती है तो बच्चों के अधीन होती है। तो तीनों में ही उन्होंने जो कहा कि पुरुष को ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये कतई इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि पुरुष ही प्रधान है। हमारे वेदों में ढेरों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर स्त्रियों ने आगे आकर के सत्ता संभाली है। यहाँ पर जो अर्थ लिया जा रहा है वो ये है कि एक प्राकृतिक ऐसी शक्तियां हैं जो हमें कुदरत से मिली है। जैसे एक मेल और फीमेल की हम बात करें, तो एक मेल अगर उसका फिजिक की अगर हम बात करें, शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ होता है, उसको जो ताकत उसमें ज्यादा होती है, और एक फीमेल जो है वो थोड़ा नाजुक उसमें आ जाता है। तो कहीं न कहीं मैं ये एक्सेप्शंस आर देयर। अब अगर आप रेसलिंग की बात करते हैं तो वुमेन आर आल्सो देयर, कि जो लेडीज़ हैं वो भी रेसलिंग में उतर रही हैं। नो डाउट गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन मैं कहीं पे ये किसी का इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ पर मैंने पढ़ा था, तो उन रेसलर्स ने ये बात कही कि जहाँ जेंडर की ये बात आई, तो उसमें से किसी ने एक बात कही कि पहले हमारे पास मौके नहीं थे, तो हमें जेंट्स के साथ ही रेसलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि लड़कियां इतनी थी नहीं कि जिसके साथ हम रेसलिंग कर सके। और अब क्या है कि अब हमारे पास अवसर है, लेकिन उस समय उन्होंने ये सीखा कि जेंट्स के साथ मुकाबला करने में उनको अधिक ताकत का, अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा, और इससे उनकी प्रैक्टिस अधिक हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि हम इसको नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव सेंस में लें। तो जो हमारी पैट्रियार्की चली आ रही है, उस पैट्रियार्की के कारण ही हमें ये समस्या, रेप की समस्या, एसिड अटैक, और जो डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हैं, एक और समस्या हमारे सामने आती है कि जो जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें जो जेंट्स है, उसको अपने रोल क्लियर है कि यहाँ पर जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही कुछ इस तरह से शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि लड़की का काम है घर का काम करना, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, और लड़के का काम है बाहर जाना, कमाना, पैसे लाना, और आराम से अपना, बहुत ज़्यादा उनकी इस तरह की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उनकी उन्हें जो बताया गया है आज तक, तो वो इस तरह से। लेकिन अब देखिए समाज बदल रहा है। जब समाज बदल रहा है तो रोल भी बदल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जहाँ ये समस्या आती है, जैसे मेनली जो डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आज पूरी तरह से चली गई हैं, आज भी हैं। कुछ दहेज से संबंधित है, दहेज प्रथा भी है। ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा नहीं है, हाँ, ओपनली कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे से सब कुछ है कि गिफ्ट्स दिए भी जाते हैं, डिमांड्स भी होती हैं कि हमें शादी में ये चाहिए, हमारे लिए ये आना चाहिए, वो किसी ना किसी रूप में रूप बदल के होता है। तो जब वो फुलफिल नहीं होती है, तो अल्टीमेटली बात डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाती है। और
यहाँ पर एक व्यक्ति प्रताड़ित होता है और मुख्यतः लेडीज जो फीमेल है वो प्रताड़ित हो रही है। लेकिन मैं कदापि ये नहीं कह रही हूँ कि मैं फीमेल के ही पक्ष में हूँ, मेल भी है। आजकल आप सुनेंगे तो कई लेडीज जो हैं वो मेल को भी तंग करती हैं, मेल भी प्रताड़ित हैं, पुरुष भी प्रताड़ित हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इसीलिए हम जेंडर इश्यूज की बात कर रहे हैं। तो इन ऐसी जो कुछ हमारे इश्यूज हैं हमारे भारत देश में, इनको रिजॉल्व करने के लिए ही हम शिक्षा का सहारा ले रहे हैं। और मैं ये कदापि ये नहीं कहूँगी कि ये 100% ये चीज़ें हैं। शिक्षा धीरे-धीरे इस बात जो ये हमारी कमियाँ हैं, हमारी कुरीतियाँ हैं, इनको भी दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार भी अपने प्रयासों में लगी है। विभिन्न तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से लोग अलर्ट हो जाएँ कि इस तरह का कोई अपराध वो ना करें। तो जहाँ जेंडर की बात आती है, जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमारे इंडियन आइडल्स भी हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी आप देख पा रहे होंगे, हमारे भारत देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे देश का जो आर्थिक पक्ष है उसको देखती हैं, उसे सँभालती हैं। एक घर का जो घर चलाती है वो एक स्त्री होती है और जो व्यक्ति है, जो पति है, वो हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं तो वो अपने घर को चलाती है। इतना राशन आएगा, इतना बजट बनेगा घर का, वो सारा घर का मामला देखती है। तो वही काम अब हमारे देश के लिए निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं और ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही सराहनीय है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वुमेन आगे आ रही हैं। किरण बेदी जी आप देख पा रहे हैं, किरण बेदी जी, लता मंगेशकर जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं ला सकती, लेकिन ये ही नाम है, ये ही आइडियल्स हैं, ये ही उदाहरण है जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जेंडर इश्यूज जो हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसे खत्म करते जा रहे हैं। हम प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, हम जेंडर को इक्वालिटी की ओर लेके जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटाइजेशन की ओर। हम चलते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन में शिक्षा का क्या रोल है? हम शिक्षा कैसे अपनी भूमिका निभाएगी, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, तो हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है इस काम को करने की। तो सबसे पहली चीज़ आती है इक्वालिटी इन अपॉर्च्युनिटीज़। हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, दोनों को बराबर अवसर प्रदान करना है, लड़की को भी और लड़के को भी। अब एज़ अ टीचर अगर मैं क्लास में हूँ, तो मेरे पास कोएड स्कूल है, तो मेरे पास बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी हैं। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि मैंने अगर किसी कॉम्पिटिशन के लिए अनाउंसमेंट करनी है, तो मैं ये स्पेसिफिक ना करूँ कि इसमें सिर्फ बॉयज़ आएँगे या इसमें सिर्फ गर्ल्स आएँगी। सपोज़ मैं क्रिकेट के लिए बोल रही हूँ कि क्रिकेट का मैच होना है और बच्चों अपना नाम दे दो। मैं ये बोलूँगी बच्चों अपना नाम दे दो। मैं ये नहीं कहूँगी लड़कों अपना नाम दे दो, लड़कियों आप मत दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे कहना। क्योंकि जो नाम आ रहे हैं लेट देम कम, उन्हें आने दीजिए, बल्कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए। आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है बच्चों को। और अगर लड़कियाँ ये कहें अरे! हम कैसे खेलेंगे? हम तो खेल नहीं सकते हैं। तो आपको वहाँ पर एटीट्यूड को चेंज करना है। वहाँ पर आपने ये बात कहनी है कि नहीं, आप अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आपको आगे आना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये काम मेरे लिए है या किसी लड़के के लिए ही निर्धारित है। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये निर्धारण पहले हो गया है कि ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीइंग अ टीचर मुझे अपने बिहेवियर को भी चेंज करना है। बिहेवियर मुझे कैसे चेंज करना है कि अगर मेरी ही मानसिकता ऐसी है कि जहाँ पर मैं खुद ही ये कह दूँ कि अरे नहीं, ये तो लड़कों का काम है, लड़कियाँ इसमें नहीं आएँगी। तो अगर ऐसा मैं कह दूँगी तो अपने आप ही लड़कियाँ सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो मुझे अपनी सोच को पहले बदलना है। मुझे ये सोचना है कि मेरे लिए लड़का और लड़की कुछ नहीं है, मेरे लिए वो एक पर्सन है। मेरे लिए मेरी क्लास का एक बच्चा है, जो मेरे से एक समान इम्पोर्टेंस चाहता है, समान महत्व मेरे से चाहता है, वही मुझे करना है। और मुझे क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है। मुझे उनके बीच में काम भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि क्लासेस में मुझे चेयर्स, मैंने कहा कि बच्चों आपको अपने दूसरे रूम में शिफ्ट होना है, तो वहाँ पर आपको जो बॉयज़ हैं वो चेयर्स उठाएँगे और गर्ल्स चेयर्स नहीं उठाएँगी। नहीं, गर्ल्स भी अपनी चेयर उठा सकती हैं, बॉयज़ भी अपनी चेयर्स उठा सकते हैं। सब लोग अपनी-अपनी चेयर उठा के अपनी-अपनी जगह पर रखेंगे। हम ये कर सकते हैं। हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। सपोज़ अगर मैं कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन कर रही हूँ और वहाँ पर मैं अगर ऐसे कह देती हूँ कि बॉयज़ की एक अलग टीम, गर्ल्स की एक अलग टीम, नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना। मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि अगर मान लीजिए 4 बच्चों की टीम है, 2 लड़कियाँ होंगी, 2 लड़के होंगे। टीम में काम करेंगे, क्योंकि जब वो टीम में होते हैं, तो उनके अंदर एक टीम स्पिरिट की भावना होती है कि मुझे टीम को जिताना है, टीम के लिए काम करना है एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट। वो उन्हें भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं एज़ अ मेंबर एक इम्पोर्टेंट हूँ, इसके इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ अपनी टीम के लिए, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए एक टीचर को मोटिवेट करना चाहिए और क्या बेहतर है, लर्निंग एनवायरनमेंट आपको बेहतर प्रोवाइड करना है बच्चे को। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कि लड़के ही उनमें से कुछ ऐसा बोलने लगे लड़कियों को, "अरे! तुम कैसे करोगी? तुम नहीं कर सकती हो, ये हम करेंगे।" तो एज़ अ टीचर मेरा ये रोल है कि मैं उस बच्चे की काउंसलिंग करूँ, मैं क्लास में इस चीज़ को क्लियर करूँ कि ये आप इसको एज़ फीमेल ना लीजिए, एज़ अ पर्सन लीजिए। एज़ अ पर्सन वी कैन डू एवरीथिंग। हम लोग कोशिश करेंगे तो कर ही लेंगे। हाँ, अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि टीम वर्क में तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करके काम करना है, उनके साथ भी आपको लगना है। और मेरा ये मानना है ये शुरुआत आपके घर से होगी। बिगिनिंग फ्रॉम होम, आपके घर से होगी। बीइंग अ टीचर, आप अपने बच्चों में ही फ़र्क मत कीजिए। आपके घर घर में लड़का है, लड़की है, आप दोनों को इम्पोर्टेंस इक्वल दीजिए। ऐसा नहीं करना कि लड़के को मैंने दूध का गिलास डबल कर दिया, लड़की का कम कर दिया, या कोई बात नहीं ये नहीं पढ़ेगी तो चलेगा, ये पढ़ ले ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मुझे कहीं पर भी उसको अनइक्वल नहीं करना है। अगर मेरी बेटी जो है, वो मुझे कहती है कि मैं डस्टिंग में आपकी हेल्प करूँगी, तो ठीक है, बेटे को भी एक कपड़ा पकड़ा दो, लो पकड़ो तुम भी साफ करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर खाने के बर्तन उठाने हैं तो लड़की क्यों उठाए, लड़का क्यों ना उठाए? तो हर चीज़ में दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए। दोनों को ही आप अगर इक्वल रखेंगे, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी। एक और चीज़, हस्बैंड और वाइफ में भी एक एक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अगर घर में फादर जो हैं, अगर मान लीजिए मदर किसी काम में बिज़ी हैं, कुछ काम कर रही हैं और फादर को चाय पीनी है, तो वो अगर किचन में जाकर के खुद चाय बनाते हैं और खुद भी पीते हैं, सबको भी पिलाते हैं, तो दैट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल। बच्चा देख रहा है उसको, तो वो लड़का वहीं से सीख रहा है कि जब मेरे पापा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस चीज़ को? तो इसलिए ये एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए हमें घर में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिससे बच्चा सीख सके। हाँ, आज हमारे समाज में कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर घर में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि मैं किसी सेमिनार में कहीं इसी विषय पर बात कर रही थी, तो कहीं इन सर्विस टीचर्स थी, उन्होंने मुझे एक ये बात कही कि मैम, अगर हस्बैंड करने लगते हैं, तो इन-लॉज़ ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अरे! ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो ऐसे कर रहा है। तो मैंने वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मुझे ये लगा कि कहीं पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम करती है। तो अगर ये चीज़ जो है, हस्बैंड पे छोड़ दीजिए आप, और वो जो है अ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम्पल, हमें बच्चों के सामने ये एग्ज़ाम्पल सेट करना है, क्योंकि बच्चों को भी हम ये कह के समझाएँ, ये कह के सिखाएँ, किसी लड़के को भी अगर मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए, तुम्हें अपना कपड़ा धोना भी आना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली रहता है, अकेला रहता है, तो वो इतना कर सके कि अपना काम तो एटलीस्ट खुद कर सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे वो किसी को करके दे रहा है या नहीं कर रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब वो अकेला है, उसके पास करने के लिए कोई भी नहीं है, तो हेल्पलेस नहीं होना चाहिए। उसे काम आता है, तो कहीं पे भी, कभी भी कर लेगा वो काम। तो वहाँ पर जो है एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम घर में बातचीत करें, हम घर में एक ऐसा माहौल बनाएँ, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे कि हम अपनी बात को सबके साथ साझा कर सकें, और एक ये हमारी शिक्षा का काम ही यही है
कि हम जागरूकता लाएं समाज में। तो इस तरह से ये शुरुआत हम घर पे कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं शेयरिंग एक्सपीरियंसेस की। जैसे जिस तरह से मैंने अभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप लोगों के साथ भी घटित हुए होंगे या होते होंगे, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये डिस्कस होनी चाहिए। तो वो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज हैं, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर वहां पे जाके उसे पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने की। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, टीचर्स के बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, टीचर्स अपने लेवल पे कोशिश भी बहुत करती हैं। एक टीचर का एग्जाम्पल है, एक टीचर का ही जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे बच्चे हैं, स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर ने ये देखा कि कोई लड़की है, वो आती है कभी नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, उसकी इर्रेगुलर से आती है। तो उसने कोशिश की पता करने की कि क्या कारण है। तो उसे उसके पेरेंट्स से मिली, तो वहाँ पर उसको क्या स्थिति पता चलती है कि उस बच्चे से भी बातचीत की तो पता चला कि उस लड़की ने ये बताया कि मेरा जो है भाई भी है और मैं भी हूँ। तो ऐसा होता है कि मेरे छोटे भाई-बहन हैं, तो उनको देखना होता है। तो मेरे भाई को तो मम्मी स्कूल भेज देती है और मुझे नहीं भेजती। मुझे कहती है कि तुम इनका ख़्याल करो, तो फिर मैं तो घर छोड़ के नहीं आ सकती। क्योंकि ये बच्चे आप देखेंगे जो एमसीडी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। जो पब्लिक स्कूल के बच्चों के कंपैरिजन में उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप्ड होती हैं। बच्चे खाना बनाना भी जानते हैं, बच्चे घर की सफाई भी करते हैं, बच्चों अपने से छोटे भाई-बहन की देखभाल भी करते हैं वो। तो उन्होंने ये जो था टीचर्स से बातचीत की, तो वहाँ ये पता चला कि उस बच्चे को देखभाल करनी पड़ती है, वहाँ रुकना पड़ता है। तो उसने ये बात कही, टीचर ने उस बच्चे से कहा कि तुम अपनी मम्मी से कहो कि एक दिन भाई जाए स्कूल, एक दिन मैं भी जाऊँ स्कूल, तो मुझे भी स्कूल जाने दो। तो पेरेंट्स से भी बात की उन्होंने कि ये थोड़ा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अपने समाज में भी यही बात कहते हैं कि एक लड़का पढ़ेगा तो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ेगा। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है ना, तो वो 2 परिवार पढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को तो पढ़ाती है, लेकिन जिस परिवार में जाती है, उसको भी वो शिक्षित करती है। तो एक लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे देश में भी बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। सबसे फेमस तो आपके सामने ही है हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो बेटियों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। बेटियाँ हमारे समाज की नींव हैं। हम तो जो स्त्री है वो पूजनीय है। जैसे हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जहाँ स्त्रियों को की पूजा की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, वहीं पर ही हमारे देवता भी निवास करते हैं। भगवान भी उसी घर में रहते हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ पर लेडीज को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए मैं ये कहूंगी कि जेंडर कोई भी हो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए और दोनों को ही जो हम अवसर प्रदान करते हैं वो समान रूप से होते हुए हम किसी का भी हमें कहीं भी हम ये ना कोई लेट डाउन नहीं होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना किया जाए, कोई भी प्रताड़ित ना हो, इसका प्रयास हमें करना चाहिए और सरकार भी अपनी तरफ से इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय दिया। आप सभी ने अपना समय दिया, और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।